वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 जो कि बायोलॉजी से रिलेट करता है। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ रीज़न हम जानना चाहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या है, ओवरऑल हम इस चैप्टर का एक रिवीजन करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ताकि सारे पॉइंट्स हमें क्लैरिटी आ जाए। तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि भाई किन किन पॉइंट्स को हमें कवर करना चाहिए ताकि पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाए। तो देखिए पहले जानते हैं हेल्थ के बारे में कुछ पॉइंट। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन। देखिए क्या होता है बेसिकली हेल्थ, जब ये वर्ड आपके सामने आता है, स्वास्थ्य आपके सामने आता है, तो आप समझ जाते हैं ना कहीं ना कोई बॉडी बिल्डिंग यानी किसी की बहुत ज़्यादा बॉडी बनी हुई अच्छे से, तो आप कहते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि पूरा मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, है ना, यही बताना चाह रहे हैं हम आपको। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल यानी अच्छा रहने की, बीइंग यानी आप अच्छी कंडीशन में, इनफ टू फंक्शन वेल, सारे फंक्शन अपने अच्छे से कर सकें। कौन से फंक्शन, कैसे फंक्शन, फिजिकली। तो ये भाई यहाँ पे जो दिखाया गया केवल फिजिकल चीजें दिखाई गई हैं, मेंटली और मेंटली भी कर सकें। एंड और एक चीज इसमें और होती है जिसको हम शायद अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए क्या है वो वर्ड है आपका सोशली। तो ध्यान रखना है, हेल्थ एक बेसिकली कंडीशन है फिजिकल फिट रहने की, मेंटल फिट रहने की एंड सोशली फिट रहने की एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हेल्थ। तो अब आप समझ चुके हो कि हेल्थ में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों वर्ड इंक्लूड होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो पॉइंट आता है हेल्थ मतलब फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ केवल फिजिकल फिटनेस का नाम नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब डिजीज, ये बीमारी क्या होती है भाई, अगर हेल्दी रहेंगे तो बीमारी नहीं होंगे और बीमारी होंगे तो हेल्दी नहीं रह सकते हैं ना। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिजीज। तो देखो क्या होता है, डिजीज वो चीज होती है जो कि डिस्टर्ब इज, है ना, इसका वर्ड का यानी मीनिंग निकालें, इनको दो वर्ड्स को अलग अलग करने की कोशिश करें। तो डिस्टर्ब इज जो आसानी को डिस्टर्ब कर देती है, यानी पूरी तरह से आपको डिस्टर्ब कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, डिजीज कहेंगे। या और अदर वर्ड्स में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डिजीज मीन बीइंग अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, पोजीशन में रहना, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे सोशली हो, है ना। ये तीनों वर्ड आप जोड़ दिया करिए तो डिजीज का मीनिंग हो जाता है बीइंग इन द कंडीशन ऑफ अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डिजीज। और वो अनकंफर्टेबल कंडीशन तीन तरीके से हो सकती है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गुड हेल्थ हैव डिफरेंट मीनिंग। अब ये जो गुड हेल्थ है ना, अच्छी हेल्थ है, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे बात की अभी जैसे फिजिकली, तो वही फिजिकली फिट का मतलब क्या है, ये जो फिजिकली फिट है या मेंटली फिट है या सोशली फिट है, इसका मीनिंग भी हर इंसान के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो वही कहना चाह रहा है, गुड हेल्थ हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों के लिए इनका मीनिंग भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आइए जानते किस तरह से। तो देखिए भाई, गुड हेल्थ फॉर ए डांसर, अगर कोई एक डांसर देखें, यहाँ पे टाइगर श्रॉफ दिखाई दे रहे हैं, है ना, डांस के कुछ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए, है ना भाई, क्या कहते हैं हेल्थ का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए ये फिजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या है इनके लिए। तो फॉर ए डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी, यानी इनके बॉडी जो पैर मतलब पार्ट्स हैं, हैंड्स हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं लेग्स हो गए, इनको अच्छे से मूव करा पाना, स्ट्रेच करा पाना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इनको चाहिए होती है ना डांसर को। बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन, इन पोजीशन में डिफिकल्ट कंडीशन में इसको क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, स्ट्रेच कर ले। तो भाई एक डांसर के लिए ये मीनिंग निकलता है। तो आप समझिए कि फिजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या है, एक डांसर के लिए ये मीनिंग निकल रहा है। चलिए और दूसरी चीज देखते हैं। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर ए म्यूजिशियन, कोई म्यूजिशियन है, सपोज करो फ्लूट बजाता है ना, बांसुरी बजाता है कोई, मे मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी। अब देखो भाई जितना ज्यादा सांस छोड़ पाएगा, जैसे पंडित जी हैं शंख बजाते हैं, तो आप समझ जाइए फ्लूट बजाना और क्या कहते हैं फ्लूट बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि उनको भाई सांस प्रॉपरली आए जाए, ज्यादा समय तक होल्ड कर सकें, ज्यादा सांस स्टोर कर सके, इस टाइप की चीज ये फिजिकली, है ना भाई, कर तो बॉडी से ही रहे, ठीक है। तो इनकी ब्रीथिंग कैपेसिटी अच्छी हो, इन हिज हर लंग्स, है ना, उनके हिज है और हर जो भी है, तो उनके लंग्स को कंट्रोल कर ले, है ना, कंट्रोल में रहें चीजें। द नोट्स फ्रॉम हिज हर फ्लूट, ओके। देखिए यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि भाई डांसर के लिए फिजिकल फिटनेस का मीनिंग कुछ और है, एक फ्लूट बजाने वाले के लिए कुछ और है, ठीक है।
यानी कि कहने का मीनिंग ये हुआ फिजिकल फिटनेस ही, यानी एक वर्ड की बात करें फिजिकली की तो वो भी सबके लिए अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो इसी तरह सोशली भी, इसी तरह मेंटली भी कह सकते हैं कि चीजें डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो यानी हेल्थ की कंडीशन भी ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हर किसी को एक तराजू में आप नहीं तोल सकते। चलिए नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट देयर इज ए डिजीज, ये हमको कैसे पता चलेगा भाई हमें कोई बीमारी है या कोई डिजीज हो चुकी है या हम अच्छी कंडीशन में नहीं है, अनकंफर्टेबल पोजीशन में, तो हमें कैसे पता चले, हाउ वुड आई नो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन, यानी हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हैज स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ठीक है। जो हमारे शरीर के ऑर्गन सिस्टम है उनमें सब में क्या है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं एज इट्स पार्ट, उसके पार्ट्स के रूप में, हिस्से के रूप में, एंड इट हैज पर्टिकुलर फंक्शन, और उन सबका अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता है। वहीं नाक का काम है सांस लेना, आंखों का काम है देखना, ठीक है। तो ऐसी हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, है ना। तो ये सब काम होते हैं, हर ऑर्गन का अलग अलग काम है, फंक्शन है। When there is a disease, जब कोई बीमारी होती है, either the functioning of one, या तो किसी एक फंक्शनिंग क्या हो जाए, किसी एक की फंक्शनिंग या एक से ज्यादा की, यानी मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज, यानी उनकी फंक्शनिंग आज तक जैसे होती आई है, जैसे होती है वैसे नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी, वो बदल जाएगी, या आप कहिए कि वो वर्स हो जाएगी, यानी कि वो बिगड़ जाएगी। तब हम जान पाएंगे हाँ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि हम डिजीज का शिकार हो चुके हैं, कोई बीमारी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज चेंजेस, अब ये जो चेंजेस होते हैं गिव राइज टू सिम्टम्स, ये कुछ सिम्टम्स देते हैं, यानी जब भी हमारे ऑर्गन में किसी में कोई दिक्कत होती है तो वहां से हमें कुछ सिम्टम, कुछ साइन निकल के आते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई जैसे अगर हमें सर्दी लग रही है ना, तो हमें शरीर कप कपा रहा है, तो हम समझ जाएंगे भाई ठंडी लगने वाली है, अब शायद बुखार भी आ ही जाएगा, है ना। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे आने शुरू हो जाते हैं। चलिए, एंड साइंस ऑफ डिजीज, और इनको क्या कहते हैं, साइन ऑफ डिजीज, यानी उसके सिम्टम, चिन्ह। सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील, सिम्टम्स किसी बीमारी के वो चीज है जो हमें फील होते हैं एज बीइंग रॉन्ग, कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में हमारे। सो वी हैव ए हेडेक, जैसे कि हमें एक हेडेक हो सकता है, वी हैव कफ, खांसी हो सकती है, वी हैव लूज मोशंस, है ना, इस तरह छोटे बच्चों को अक्सर हो जाते हैं। वी हैव ए बाउंड विद पस, यानी बाउंड हो सकता है पस, यानी कि वो सूखने में ही नहीं आ रहा, सही नहीं होने में आ रहा है। दीज आर ऑल सिम्टम्स, ये सब क्या होते हैं, सबके सब सिम्टम्स होते हैं बीमारी के। चलिए नेक्स्ट, वाई आर वी आर एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक, अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई आप अच्छा खाना खाओ, ठीक है, जिसमें है ना, तो नरिशिंग फूड और ब्लैंड फूड, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस टाइप का फूड हमें खाना चाहिए, यानी आपसे कहा जाएगा आपको ताज़ा खाना दिया जाएगा, बासी रखा हुआ, जब आप बीमार होते हैं बासी रखा हुआ खाना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई मूंग की दाल दे देते हैं, ये कुछ मतलब इस टाइप के जो इजीली डाइजेस्टिव हों, इस टाइप की नरिशमेंट, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए, तो इस टाइप की चीज़ें आपको खाने को कही जाती, ऐसा क्यों। चलिए, व्हेन वी आर सिक, जब हम सिक होते हैं, बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी डिक्रीज, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज हो चुकी होती है, हम कमज़ोर हो चुके होते हैं। टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड, ये जरूरी हो जाता है, टू टेक न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स हमको मिले तभी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। रिच, न्यूट्रिशन रिच एंड इजीली डाइजेस्टेबल, यानी कि डाइजेस्टिव, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। आपने देखा होगा बीमार हो जाते हैं ना, एप्पल खाना शुरू कर देते हैं, या जो बीमारी से उठते हैं वो चाय और पार्ले जी का बिस्किट, है ना, अब कुकीज़ थोड़ी ना खाने लग जाते हैं शुरू में, ठीक है। तो यानी आसानी से जो डाइजेस्ट हो जाए ऐसी चीज़ें हम करने लगते हैं, क्योंकि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है सही से काम ना कर रहा हो, है ना, इस तरह से। सो दैट फास्ट रिकवरी वुड बी ऑब्टेन, जिससे कि फास्ट रिकवरी हो हमारे शरीर की, जल्दी से तेजी से रिकवरी हो जाए, ठीक है, यानी हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इसलिए बोला जाता है कि भाई ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड हमको लेना चाहिए ऐसे समय पे। चलिए अब देखते हैं, एक दो बीमारी होती है, एक होती है एक्यूट डिजीज, एक होती है क्रॉनिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। तो इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, भाई एक्यूट डिजीज क्या होती है और क्रॉनिक डिजीज क्या होती है। तो वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं आज की डेट में। द डिजीजेज दैट लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ही कम समय में खत्म हो जाती है, यानी जल्दी समाप्त हो जाती है, हम ओवरकम कर लेते हैं उन चीजों से। एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज, और उसको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एक्यूट डिजीजेज। चलिए
अब क्रोनिक क्या होती है? तो क्रोनिक डिजीजेज वो बीमारियां होती हैं दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत लंबे समय तक चलती हैं। आप कहिए कि बहुत लंबे समय में जाकर खत्म होती हैं, और कभी कभी तो भाई खत्म ही नहीं होती, पूरे लाइफ टाइम हमको इनको जूझना पड़ जाता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है क्रोनिक डिजीज के केसेस में, एंड दीज आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। तो उनको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज कहते हैं। चलिए एक्यूट डिजीज में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्यूट डिजीज विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। यानी देखो क्या होता है, जैसे बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, है ना, कोल्ड हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो यानी 2-4 दिन में, है ना, विद इन ए वीक हम लोग रिकवर हो जाते हैं। मुश्किल से 1 या 2 दिन लगता है आज की डेट में, तो अच्छी खासी मेडिसिन आने लगी हैं, ठीक है। तो यानी हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं उस चीज़ से, वो बीमारी हमारे शरीर में रह ही नहीं जाती, तो हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी वो नहीं छोड़ पाती है, या कहिए कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं छोड़ पाती है, बड़े इफेक्ट नहीं छोड़ पाती, ठीक है, क्योंकि उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता। नेक्स्ट क्रोनिक डिजीज के बारे में बात करें तो क्रोनिक डिजीजेस कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ। ये क्या करती हैं भाई? क्रोनिक डिजीज जो होती हैं ये करती है मेजर इफेक्ट, बड़े बड़े प्रभाव, बहुत हार्मफुल प्रभाव डालती हैं ऑन जनरल हेल्थ, हमारी हेल्थ पर, सामान्य हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि लंबे समय तक शरीर में रहेंगी तो ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की संभावना हो जाती है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। एक्यूट डिजीज हैव नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ। यानी इनका कोई बहुत ज़्यादा एवर लास्टिंग, यानी बीमारी अभी हुई थी और उसके इफेक्ट 2-4 साल बाद तक दिखाई दे रहे थे ना, तो ऐसा नहीं होता है एक्यूट की डिजीज में, जबकि इसमें ऐसा होता है क्रोनिक में। क्रोनिक डिजीज कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जो क्रोनिक डिजीज होती है उसके इफेक्ट हमारे ऑर्गन पे, ऑर्गन सिस्टम पे लंबे समय अंतराल तक दिखाई देते रहेंगे, ऐसा होता है। एक्यूट डिजीज के एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, टाइफाइड, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, जॉइंटिस। तो चलिए बात करते हैं क्रोनिक डिजीज की। तो इसमें आ जाता है डायबिटीज, कैंसर, टर्बोक्लोसिस, ठीक है। तो इस टाइप की बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है। और इस तरह से आप देखिए, अब यहाँ पे टाइम पीरियड का बड़ा इश्यू रहता है कि भाई कितना टाइम पीरियड माने, है ना। तो कोई बीमारी 2-4 दिन में ठीक हो जा रही है, कोई विद इन ए वीक, को विद इन ए मंथ, तो है ना, तो इस टाइप का। तो बेसिकली यहाँ पे कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ डायबिटीज जो है काफ़ी दिनों तक असर डालती है। कैंसर तो आप सब लोग परिचित हैं, टर्बोक्लोसिस से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये कैटेगरी में हमारी ये चीज़ें ऐसी हो जाया करती हैं। यानी कि किसी को हम कम मान लेते हैं, कम, है ना, तो इस तरह से 1-2 बीमारी जो बिल्कुल एवरेज कैटेगरी में आती है, तो कभी वो एक साइड कभी दूसरी साइड हो सकती है, मे बी पॉसिबल। चलिए कॉजेज ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज के क्या क्या कारण हैं? तो देखो भाई मेन कॉजेज, अभी हम बात करेंगे जो इन्फेक्शन है ना। भाई डिजीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो सबको तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है ना, एज पर द एनसीईआरटी बुक जो हमारी है 9th क्लास की। तो देखो भाई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से बीमारियां फैलती हैं। अब इन्फेक्शन हो क्यों रहा है? अनक्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होता है, लेक ऑफ नरिशमेंट, जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से भी हो जाता है, जो कि एक्सपोज टू पैथोजेंस, है ना, पैथोजन को के लिए एक्सपोज हो जाते हैं जब कभी हम। पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी कि भाई गरीबी है, लेक ऑफ पब्लिक सर्विसेज हैं, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो हमारी बुक में जो डिस्कस किए गए हैं पॉइंट्स केवल उन्हीं को लेके चल रहे हैं, तो डिजीज के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। चलिए इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे हम लोग कि यहाँ इनमें डिफरेंसेस होते हैं। आइए, इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजन। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है, पैथोजन पहले भी आया था हमारे पास ये पॉइंट, तो यानी वो होती है जो कि अटैक ऑफ पैथोजेंस के कारण होती हैं, जबकि नॉन इन्फेक्शन डिजीज में ऐसा कुछ नहीं है कि यानी वो अदर रीजन से हो सकती हैं, ये मतलब पैथोजेंस के कारण नहीं होती हैं। चलिए ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो क्या करते हैं, यानी इन्फेक्शन डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, यानी किसी बीमार पर्सन को कोई इन्फेक्शन है और उससे क्या हुआ भाई, उससे किसी दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन को फैल गया, स्प्रेड हो गया वो, तो ठीक है, इस तरह से इन्फेक्शन हो सकती है, ये बीमारी इस तरह से फैलती है। सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, इसलिए इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इनको क्या कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये आसानी से इस तरह से नहीं फैलती। जैसे आप देखिए किसी फ्रेंड को हमारे घर जुकाम हो जाए, हमारे आसपास रह के 2-4 बार छींक दे, खांस दे, है ना, तो हमको भी वो ऐसा मतलब जुकाम टाइप की चीज़ें होने लगती हैं, तो यानी आप कहेंगे वो इन्फेक्शियस डिजीज है। चलिए एग्जाम्पल हो गया इन्फेक्शियस डिजीज का, कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन, है ना, कफ हो गया, फीवर हो गया, कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, इस टाइप की चीज़ें
जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आ गया आपका डायबिटीज, गॉइटर, है ना, घेंगा रोग आ गया, इस तरह से। चलिए और देखते हैं काला अजहर। अब देखिए इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी किन की वजह से होता है। तो काला अजहर की बात करें तो ये होता है लेशमैनिया, एक प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से होता है। एक्ने जो होता है वो होता है स्टेफिलोकोकी, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है। स्लीपिंग सिकनेस होती है हमें ट्राइपैनोसोमा की वजह से, जो कि प्रोटोजोआ है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स वगैरह, ये होते हैं सब वायरस की वजह से। और टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ये सब होते हैं बैक्टीरिया की वजह से होते हैं हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कॉमन तरीके क्या है, वो सामान्य बातें क्या हैं जिनकी वजह से ट्रांसमिट होती हैं डिजीज, है ना। तो देखिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिखाया गया है जिनकी वजह से, कॉमन मेथड्स हैं, जनरल है ना, मेथड्स तो और बहुत सारे हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम अपनी 9th क्लास के हिसाब से यही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में अभी फिलहाल दी गई हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये एक हेल्दी पर्सन है, इसको बीमारियां कहाँ कहाँ से आ सकती हैं। तो देखो भाई ये है, एक पोर्शन ऊपर है, ये है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि भाई ये इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बीमारियां पहुँच कैसे रही हैं, ठीक है। तो भाई देखो जैसे ये हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब आप हैंड मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस तरह से देखिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक दो को चूम लेते हैं, जैसे बच्चों को भी चूम लेते हैं ना, और किसी फ्रेंड को भी, तो इस तरह से यानी लिक्विड ट्रांसफर होना, इस टाइप से चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, इन्होंने क्या किया, छींका, खांसा, है ना, कुछ माइक्रोब्स इनके निकल के यहाँ गए, एयर में ट्रेवल कर गए, वो एयर से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। और क्या दिया है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब भाई आपने क्या किया, भाई किसी दूसरे की शर्ट पहन ली, है ना, किसी के जूते कप में गिलास में पानी पी लिया, चाय पी ली, इस टाइप से भी कभी कभी चीज़ें हो जाया करती हैं। चलिए नेक्स्ट है बाई फूड, फूड के माध्यम से, भाई एक इसने खाना खाया, थोड़ा बचा रह गया था, आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया, इस तरफ से, ठीक है, चीज़ें हो जाती हैं। या भाई इन्फेक्टेड फूड या वाटर हो जाए अगर, है ना, तो उस टाइप से भी हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है ये देखो, मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने काट लिया, है ना, फिर क्या है, फ्लाई ले लो, मॉस्किटो ले लो, यानी इसको काटा फिर आपको आके काटने लगी, तो इस टाइप से भी चीज़ें हो जाती हैं। खाने पे मक्खी बैठ गई, फिर आपके खाने पे जाके बैठ गई, ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें हो जाती हैं, है ना। रैबिड एनिमल्स, यानी इनके काटने से भी ऐसा हो सकता है, ठीक। इस तरह से बहुत सारे मेथड है जिनकी वजह से हमको ट्रांसमिशन डिजीज का हो सकता है, एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन। चलिए, द एनिमल विच ट्रांसमिट इन्फेक्टिंग एजेंट, ऐसे एनिमल जो ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्टिंग एजेंट्स, यानी जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर, सिक पर्सन से दूसरे पर्सन को, यानी जो कि हेल्दी है, पोटेंशियल होस्ट इज नोन है, जो कि उसको होस्ट कर सकता है, जिसको बीमारी हो सकती है, ऐसे पर्सन को, ठीक है। तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, जो यानी बीमारी को, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर देता है एक तरह से, या उसको ट्रांसमिट कर देता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा वेक्टर। क्या कहते हैं उसको, वेक्टर, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स में भी एक वेक्टर आता है, फिलहाल अभी आपके उसमें नहीं है ना, आपने सुना होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ठीक। फिलहाल ये वो वाला नहीं है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देता है इन्फेक्शंस को। चलिए, द कॉमन वन, ठीक है, सॉरी, द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर मॉस्किटोज, यानी मच्छर वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम जानते हैं, है ना। तो ये मच्छरों के काटने से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें भाई अभी समर्स डेज आने वाले हैं, तो हमको अवॉइड करना चाहिए कि मच्छर एक जगह कहीं पे कलेक्ट ना हो जाए, इकट्ठे ना हो जाए, है ना। तो पानी वानी इकट्ठा ना होने दें कहीं पर अपने आसपास। चलिए, एंट्री पॉइंट ऑफ डिजीज कॉजिंग स्पीसीज, अब देखो भाई होता क्या है, ये डिजीज हमको हो तो रही है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा भाई इस बीमारी से हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट अफेक्ट होता है, ठीक है। कब क्या ऐसा होता है, एक बार बुखार हुआ तो आइज पे इफेक्ट हो रहा, अगली बार बुखार हुआ तो नोज पे हो रहा, अगली बार फीवर हुआ तो हार्ट पे मतलब दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें भी किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो चीज। एंट्री पॉइंट ऑफ डिजीज कॉजिंग स्पीसीज माइक्रोब्स, यानी एंट्री पॉइंट जहां से वो वायरस है, बैक्टीरिया, फंगी है, यानी जिनकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, वो स्पीसीज माइक्रोब जहां से एंट्री करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके आधार पे कोई डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है। अफेक्टेड बॉडी पार्ट, कहां से एंट्री करते हैं और कहां कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, तो इनमें एक रिलेशन बिठाने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं। इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर, अगर सामने तो वो एयर से एंटर करते हैं बाय नोज, हमारी नाक से, दे आर लाइकली टू गो
टू द लंग्स, तो ज़्यादातर चांस हैं कि वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे लंग्स में जाएंगे, यानी नोज से एंट्री करेंगे तो वो हमारे लंग्स में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं बोलेंगे उसको, ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसके केस में चांसेस हैं कि भाई ये जो बैक्टीरिया नोज से एंट्री करता है, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। इफ दे एंटर थ्रू, यानी दूसरी माइक्रोब्स हैं, अगर वो माउथ से एंटर करेंगे, दे कैन स्टे इन द गट, वो गट में रह सकते हैं, गट लाइनिंग में रह सकते हैं। लाइक टाइफाइड जैसे कि कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, गट लाइनिंग में रहते हैं। और दे कैन गो टू द लीवर, हमारे लीवर में जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वायरस दैट कॉजेज जॉइंडिस, जो कि जॉइंडिस कॉज करता है। तो इस टाइप से चीजें हो सकती हैं। चलिए और देखते हैं। बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी केस, यानी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहां से एंट्री करेगा तो इसी वाले पार्ट को डैमेज करेगा, हार्म नोज पहुंचाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज्यादा चांस है कि वो वैसा ही करे। ओके, एन इन्फेक्शन लाइक HIV, एक इन्फेक्शन HIV, सब लोग परिचित है इससे, दैट कम्स इनटू द बॉडी बाय सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी कि भाई देखो HIV एड्स जो होता है, मोस्ट कॉमन मेथड जो है, तो ये माना जाता है कि वो सेक्सुअल ऑर्गन से हमारे आता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। विल स्प्रेड टू लिम्फ, वो कहां तक जा सकता है, कहां पहुंच जाता है, लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी, और कहां पहुंच जाता है, पूरी बॉडी में हमारे पहुंच जाता है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं कि भाई इस पार्ट से, है ना, एंटर करेगा तो इसी को डैमेज करेगा, तो एक में जा सकता है, एक से फिर दूसरे में जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स, तो एक एक्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिक्रूट करता है मैनी सेल्स। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है भाई, इम्यून आप जान लीजिए हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि भाई रूस से हमले S-400, ऐसा आपने सुना होगा कि S-400, है ना, ये क्या है, बेसिकली आपकी जो मिसाइल्स वगैरह हैं उनसे रक्षा करने की एक प्रणाली है, ताकि वो हम पर अटैक ना कर पाए। इसी तरह से ये जो इम्यून सिस्टम होता है ना, ये समझो हमारी रक्षा प्रणाली है ना, सिस्टम, डिफेंसिव सिस्टम है, ठीक है। तो एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मतलब भर्ती करता है, कुछ सेल्स को लेके आता है, मैनी सेल्स, यानी भर्ती करता है कुछ सेल्स को, टू द अफेक्टेड टिश्यू, यानी अफेक्टेड टिश्यू, यानी कि उस टिश्यू में बीमारी है कि जाओ, तुम्हें मैंने भर्ती किया, तुम्हें मैं आदेश दे रहा हूं कि जाइए और इन टिश्यूज को जो बीमारी फैला रहे हैं इनको क्या कर दीजिए, किल कर दीजिए या इनको रिमूव कीजिए, ऑफ द डिजीज कॉजिंग, है ना, माइक्रोब, जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको। तो यानी ये कौन करता है भाई, बीमारी से निजात कौन दिलाता है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम। चलिए, दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, तो इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैनी स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय फंगी, यानी बहुत सारी स्किन के जो इन्फेक्शन है, जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो किसकी वजह से होती है, फंगी की वजह से होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट, इलाज करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं। और यहाँ पे हम जो बात करें, बेसिकली बात करें इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए देखिए क्या है, तो दो तरीके हैं कि भाई आपको कोई बीमारी हुई, आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो आप, एक चीज तो है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, यानी डिजीज के जो इफेक्ट हो रहे हैं आपकी बॉडी में, यानी एक कोई हुआ आपके पेट में जलन हो रही है, तो आपने क्या किया, है ना, ये पुदीना पी लिया, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो यानी सिम्टम्स को रिड्यूस आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, जो डिजीज के इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करो, उनमें कमी लेके आओ, है ना, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, किल द कॉज ऑफ द डिजीज, जो बीमारी पैदा कर रहा है, जो एक कॉज बना रहा है ऐसे, उसी को नष्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से, यानी दो तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीट कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम दो तरीकों से, दो प्रिंसिपल सिद्धांतों पे चल के इन चीजों से पार पा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब इस बात का मतलब समझिए, हर जगह मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कहते हुए सुनते हुए लोग मिल जाएंगे कि भाई हम बीमारी से लड़े क्यों, बीमारी की दवाई क्यों खाएं। ऐसा ना करें कि बीमारी को अपने शरीर के अंदर आने ही ना दें या बीमार हो ही ना, यानी प्रिवेंट के रख रहे हैं, प्रिवेंशन रखें। वही कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये जैसे कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई पेपर खराब हो, उसके बाद आप री एग्जाम दे के आए, उससे अच्छा है आप पेपर ही खराब होने से बचा लो ना, प्रिवेंट करके रखो, यानी पहले से ही पढ़ाई करके रखो, प्रिपरेशन रखो, ठीक है। तो दैट्स इट, ओके। चलिए, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन क्या होता है,
व्हाई इज वैक्सीनेशन प्रीफर्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन को क्यों प्रीफर किया जाता है। अभी देखिए आपके स्कूल में, कॉलेज में, या है ना, बच्चों को क्या लगाए गए थे बेटा, वैक्सीन लगाई गई थी, ठीक है। इससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक चलाया गया था, आप कह सकते हैं इस तरह से। चलिए, तो यानी कह रहा है कि राइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों होता है, कैसा होता है, क्या फायदा हमको, है ना। व्हाट इज वैक्सीनेशन प्रीफर्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन को क्यों प्रीफर किया जाता है इम्यूनाइजेशन जनरेट करने के लिए। तो देखिए, द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये जो इम्यून सिस्टम है ना, ये हमारी बॉडी का समझो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। जैसे चाइना की दीवार है ना, जैसे हिमालय खड़ा है बाकी शत्रुओं से हमारी रक्षा कर रहा है, तो ऐसी हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि बाहर से आने वाली चीजों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है, प्रिवेंट करता है, बिल्कुल सही बात। इम्यूनाइजेशन, अब ये आएगा कैसे, है ना, कहीं से भगवान ने बना के भेजा क्या, जिंदगी भर जाओ तुम्हारा इम्यूनाइजेशन कभी टूटेगा ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होगा, चाहे कोई बीमारी कोई वायरस आ जाए, ऐसा थोड़ी ना है। तो उस इम्यूनाइजेशन को हमको बना के रखना पड़ता है। अच्छा खाना खाइए, हाइजीन फूड मेंटेन कीजिए, है ना, सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, यानी ये सारी चीजें करते तब बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। तो कैसे उसको बना के रखें, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए वैक्सीन। अब क्या करते हैं भाई, इम्यूनाइजेशन बना के रखना है तो क्या करेंगे, अभी कोविड-19 हुआ है ना, बहुत से लोगों को हुआ, कुछ लोग उबर गए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, तो आपको क्या करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला गया, वैक्सीन लगाई गई है ना बहुत सारे लोगों को। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू ए पर्सन, किसी पर्सन को वैक्सीन देना, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिजीज, यानी आपको बीमारी ना हो, पहले से आपको वैक्सीन दे के रखो, पहले से आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट बना के रखो, ठीक है। यानी भाई ऐसा समझो, आपको पता है सर्दी आने वाली है, ठीक है, तो पहले से हम जैकेट है, ठीक है, जैकेट है, ब्लैंकेट है, रजाई वगैरह ये सब खरीद के रखे है ना, ताकि उस टाइम पे काम आ सके कभी बीमारी हो तो, ठीक। तो यानी कि ये पहले से प्री प्लानिंग चल रही है सब, है ना। इम्यूनाइजेशन आप कह सकते हैं कि भाई अपने आप को सेफ रखना है, तो उसके लिए प्री प्लानिंग, है ना। प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम अगेंस्ट डिजीज, बीमारी से बचाने के लिए। एन इम्यूनाइजेशन इंट्रोड्यूस द बॉडी टू एन एंटीजन इन ए वे, यानी हमारी जो इम्यूनाइजेशन है वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है द बॉडी टू एन एंटीजन इन ए वे दैट डज नॉट मेक समवन सिक, जो कि हमारी बॉडी को बीमार ना बना पाए, बट इट डज लेट द बॉडी मेक एंटीबॉडीज दैट विल प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम फ्यूचर अटैक बाय द जर्म, है ना, कोई जर्म है या जो भी माइक्रोब है ना, जो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो एंटीजेंस होते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं, तो हमारी बॉडी में देखो कोई बीमारी हुई तो एंटीजेंस हमारी बॉडी में आते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि आपको उनको प्रोटेक्ट करने के, मारने के लिए, अपने आप को प्रिवेंट करने के एंटीबॉडीज बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज बनानी पड़ती हैं, कैसे बनेंगी, आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा, तो यानी पहले से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डाल दी जाए तो आपको उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कोई नई बीमारी आती है तब ऐसा किया जाता है। हाँ, एक बार और ध्यान रखिएगा, अगर किसी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हैं, तो हमारी बॉडी उस चीज को हमेशा याद रखती है कि भाई मैंने पिछली बार लड़ाई हुई थी ना, इसको ऐसे हराया था, तो अगली बार भी मुझे वही तरीका अपनाना है। तो इसी तरह से फिर से वही वायरस, वही बीमारी आपको अटैक करेगी, तो हमारी बॉडी को पता है इससे कैसे लड़ना, इससे कैसे पार पाना है, ठीक है। चलिए, इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन इज सिमिलर टू द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन वुड गेट फ्रॉम डिजीज, यानी ये क्या है, इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनिटी ऑब्टेन कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन के थ्रू, इज सिमिलर टू द इम्यूनिटी ए पर्सन वुड गेट फ्रॉम डिजीज, जो कि बीमारी से आती है। मतलब कि आप समझिए, अगर आपको बीमारी हो गई और आप उससे पार पा गए, ठीक है, बीमारी हुई थी, इस वजह से एंटीबॉडीज बनी, तो हमारी बॉडी को याद हो गया है, अब हम उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हमने गेन कर ली, अब हमें कभी ये बीमारी हो गया आगे तो हमें पता है उससे कैसे लड़ना है, तो हमें उससे इम्यूनिटी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग द डिजीज, है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई आपको क्या किया जाए, आपको बीमार कर दिया जाए कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बने, तो ऐसा नहीं है, यानी हमें बीमार होने की जरूरत नहीं है। यू गेट ए वैक्सीन, आप वैक्सीन लगवाइए ना, ठीक है। आप चाह रहे हो कि भविष्य में कोई बीमारी आने वाली है कोविड-19, तो मुझे क्या होगा, कोविड-19 होगा तभी तो जाके एंटीबॉडीज बनेंगी, है ना। तो ऐसा नहीं, आप पहले से यानी बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से आप वैक्सीन ले लीजिए तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। दिस इज व्हाट मेक्स वैक्सीन सच पावरफुल मेडिसिन, इसलिए इस वैक्सीन को पावरफुल मेडिसिन कहा जाता है। यानी देखिए, मेडिसिन क्या होती है, जो बीमारी के बाद दी जाती है, वैक्सीन क्या होती है, पहले दी जाती है ना, ये प्रिवेंटिव मेजर है, आप कह सकते हैं। मोस्ट वैक्सीन आर गिवन बाय निडल, बहुत सारी वैक्सीन जो होती है ज्यादातर वो निडल इंजेक्शन, ये सुई लगाते हैं जो
बट सम आर गिवन बाय माउथ ओरली, यानी आपने देखा होगा पल्स पोलियो कैंपेन जो चलाते हैं ओरली, मुंह में 2 बूंद है ना जिंदगी की, ये वाला डायलॉग सुना होगा। और स्प्रेड इनटू द नोज, नाक में भी स्प्रे कर सकते हैं नेजली। ओके, इम्यूनाइजेशन आर ऑल्सो कॉल्ड वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन को आप वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं या निडल्स और शॉट्स और जैब्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज एड्स कंसिडर्ड टू बी ए सिंड्रोम नॉट ए डिजीज? गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, जो एड्स है, जो बीमारी है, ठीक है, इसको हम सिंड्रोम क्यों कहते हैं, डिजीज क्यों नहीं कहते? इसका मतलब ये है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर होता है वो हमें बताओ। और ये भी बता दिया गया कि भाई एड्स जो है एक सिंड्रोम है, यानी आपको ये बताना है एड्स एक सिंड्रोम है। अब आप ये बताइए सिंड्रोम में और डिजीज में अंतर क्या होता है, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। चलिए जानते हैं। सिंड्रोम मीन, सिंड्रोम का जो मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम दैट मेक, यानी सिंड्रोम का मतलब है एक बीमारी नहीं है ना, एक ग्रुप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, एक डिजीज का ग्रुप कह लीजिए आप। अब ए डिजीज दैट मेक्स ए डिजीज, यानी ये ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक बीमारी को क्रिएट करती हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, इसके नाम में ही सिंड्रोम है, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए था कि भाई ये क्या है, ये बीमारी तो नहीं है, डिजीज तो नहीं है, ये क्या सिंड्रोम है। तो भाई है ना, तो आपसे एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है ना। एड्स इज नॉट वन डिजीज, ये एक बीमारी नहीं है, बट ए सेट ऑफ डिजीज, ये सेट ऑफ डिजीज है, यानी ग्रुप है पूरा बीमारियों का। आप कह दिए कि बीमारी को घर है। HIV दैट कॉजेज एड्स डैमेज इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट के जिसको बीमारी हुई है। इवन स्मॉल कॉल्ड लीड, अगर आपको एड्स है और आपको उस टाइम पे क्या हो गया, ठंड मतलब खांसी हो गई है, आप कह सकते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूमोनिया, तो वो न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि छोटी सी खांसी, छोटी सी ठंड, आप मतलब कोल्ड कह लीजिए, जो जरा सी ठंड है वो न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है, यानी क्योंकि हमारी बॉडी कोल्ड से भी नहीं लड़ पा रही है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, तो बीमारियां छोटी मोटी भी बड़ी भारी भरकम दिखाई देने लगती हैं ऐसे समय में। ए माइनर गट इन्फेक्शन, एक छोटा सा गट इन्फेक्शन है, लीड टू सीवियर डायरिया, वो पूरे डायरिया की फॉर्म ले लेता है, यानी छोटी मोटी, यानी कहते हैं ना तिल का ताड़ा बन जाना, तो वैसी हो गई, ठीक है, यानी कि वो क्या होता है, जरा सा घाव नासूर बन जाता है, वैसा ही कुछ समझ लीजिए। नॉट ऑल द पीपल हु डेवलप एड्स सफर फ्रॉम द सेम डिजीज, यानी कह रहा है नॉट ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं है, हु डेवलप एड्स, जिनके एड्स डेवलप हो जाए, सफर फ्रॉम द सेम डिजीज, वो सेम बीमारी से अफेक्टेड होंगे, नहीं, यानी आप कहने का मतलब ये 2 पर्सन है, पहले को भी एड्स है, दूसरे को भी एड्स है, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले वाले को अगर डायरिया हो रहा है तो दूसरे वाले को भी डायरिया होगा, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, डिफरेंट उसमें चीजें हो सकती हैं। बट देयर आर सर्टेन अनयूजुअल इलनेस, यानी कुछ ना कुछ अनयूजुअल, कुछ ना कुछ ऐसा अलग हटके होगा, इलनेस अलग टाइप की बीमारी होगी, दैट अकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन एड, जो कि एड्स में बार बार अक्सर होती जाती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए सिंड्रोम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंड्रोम। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि एड्स को सिंड्रोम क्यों कहते हैं और इसको एक डिजीज क्यों नहीं कहते हैं। तो चलिए, तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।